हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा यूनिवर्सल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल मतलब कोशिका। आज हम जानेंगे कोशिका क्या होती है, क्या कोशिका सिद्धांत है, कोशिका हमारी बॉडी में क्या योगदान देती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कोशिका विज्ञान की, मतलब सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की पहली ब्रांच है जिसके अंदर हम कोशिका या सेल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सेल को, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। जो कोशिका है, कोशिका का जो बायोलॉजी वर्ड है वो है साइटो। ठीक है, कोशिका का जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी का जो वर्ड है वो है साइटो। हिंदी में वर्ड हुआ, हिंदी में नाम हुआ कोशिका, इंग्लिश में हुआ सेल, और जो बायोलॉजिकल टर्म है इसकी वो है साइटो। इसीलिए जो कोशिका के अध्ययन की शाखा है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे? साइटोलॉजी या स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल की, सेल के बारे में। जो सेल है, सेल क्या होती है? सबसे पहले बात करेंगे हम सेल क्या होती है। देखो, सेल जो एक लिविंग होता है, मतलब जो सजीव प्राणी होते हैं, सजीव प्राणी का जो शरीर होता है, सजीव प्राणी के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए एक ईंट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए एक सजीव का शरीर बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं। जैसे एक एक ईंट से मिलकर एक दीवार बनती है, दीवार से क्या बनता है? मकान बनता है, मकान से बहुत सारे मकान मिलकर क्या होता है? घर बनता है। उसी प्रकार छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारा एक टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर बॉडी बनती है। ठीक है, तो सेल क्या हुआ? सेल क्या हुआ हमारा? सेल ये क्या हुआ? सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आए तो समझ में। देखो, जो लिविंग होते हैं, लिविंग मतलब सजीव। सजीव क्या है? जो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, मतलब उसमें कोई संरचना हो और कार्यात्मक, उसका कोई कार्य भी हो, ऐसे सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? सेल या कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार हम परमाणु पढ़ते हैं, परमाणु मतलब एटम, जो नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, निर्जीवों में जो सबसे छोटा कण होता है, निर्जीवों का जो सबसे छोटा कण होता है उसे क्या बोलते हैं? हम परमाणु बोलते हैं। उसी प्रकार जो सजीव होते हैं, सजीवों में सबसे छोटा जो कण होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसी माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सेल के बारे में अपने जो मत थे या इनके जो विचार थे वो प्रदर्शित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि बायोलॉजी के या सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। फिर क्वेश्चन बनता है कि सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है कि खोज किसमें की थी? तो इन्होंने की थी कोर्क के अंदर, कोर्क के अंदर। ठीक है, किसमें की थी? कोर्क में।
कोर्क क्या होता है? कोर्क होता है जो बोतल होती है, बोतल की जो गर्दन होती है, बोतल की जो नेक होती है उसे कोर्क कहते हैं। तो क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोर्क के अंदर एक सेल की खोज की थी। जो सेल थी वो थी एक डेड सेल, मतलब मृत सेल थी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो जो लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल की जो खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? लिविंग सेल की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, सेल की खोज वो थी रॉबर्ट हुक ने कोर के अंदर। फिर आया जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, मतलब इन्वेंशन किया था। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ठीक है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ही क्या किया था? इन्होंने ही बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज की थी। ठीक है। अब बात आती है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेल क्या है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो जो सेल हुआ, सेल क्या हुआ? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब जो छोटी छोटी सेल है, छोटी छोटी सेल जब एक जैसी सेल मिल जाएगी, या सेल का जो समूह होगा, सेल का जो गुच्छा होगा, कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, वो बनाता है टिश्यू। सेल का जो गुच्छा होगा बनाएगा टिश्यू, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। ठीक है। सेल, जब सेल बहुत सारी एक जैसे सेल एक जगह जुड़ जाएगी, उनका जो समूह बन जाएगा उसे बोलेंगे टिश्यू मींस ऊतक। ऊतक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम? ऊतक को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि समान संरचना एवं समान कार्यात्मक, समान संरचना एवं समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। अब सेल से मिलकर टिश्यू बना, वो जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे मसल्स। ये बनाएंगे मसल्स मतलब मांसपेशी। टिश्यू से मिलकर बनेगी मांसपेशियां। और जब ये मांसपेशियां एक जगह कलेक्ट हो जाएगी, या मांसपेशियों का जो समूह इकट्ठा हो जाएगा, ये मिलकर बनाएंगे ऑर्गन। ये क्या बनाएंगे मिलकर? ऑर्गन मतलब अंग। जब बहुत सारे अंग एक जगह मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे अंग तंत्र, अंग तंत्र। और जब ये अंग तंत्र का मतलब क्या हुआ? देखो, सेल मतलब कोशिका, कोशिका जब एक जगह मिल गई बहुत सारी तो क्या हुआ? टिश्यू बना, ऊतक बना। जब ऊतक एक जगह मिल गए तो क्या बनाया उन्होंने? मांसपेशियां मतलब मसल्स बनाए। फिर जब मसल्स एक जगह जुड़ी, इनका या गुच्छा बना, इनका समूह बना, तो उससे बना ऑर्गन, जिसे हम अंग बोलते हैं। जब अंग बहुत सारे एक जगह मिल जाते हैं, हाथ मिल गया, पैर मिल गया, आंख, नाक, कान, ये सब मिल जाए तो क्या बनेगा? एक अंग तंत्र बनेगा। इस अंग तंत्र को ही हम क्या बोलते हैं? इस अंग तंत्र को ही शरीर या बॉडी बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार एक सेल से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। हो गई हमारी लिविंग सेल की खोज हो चुकी। अब जो हमारी सेल है, माना सेल की कोई ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इस सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रक। ठीक है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। क्वेश्चन आता है कि केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो ये बताया था एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में ये बताया था कि जो कोशिका है, कोशिका का जो केंद्रक होता है, बीच का मध्यमान बिंदु होता है, वहां पर एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है। फिर इससे आगे जैसे जैसे सेल की थ्योरी बढ़ती गई, सेल के बारे में लोगों की क्या हुई? इच्छाएं जागृत होती गई। तो उस बारे में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी।
तो उसी क्रम में आगे एक साइंटिस्ट आए स्लाइडेन, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए स्लाइडेन। इन्होंने सबसे पहले बताया जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पादप पेड़ पौधे मतलब प्लांट्स, इनका जो शरीर होता है सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बताया स्लाइडेन ने? सबसे पहले ये बताया जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनका शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर इनके जस्ट बाद एक साइंटिस्ट आए स्वान। स्वान ने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मतलब जंतु होते हैं, उनका शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एनिमल्स सॉरी प्लांट्स के बारे में किसने बताया? स्लाइडेन ने बताया। और एनिमल्स के बारे में बताया स्वान ने। इन्होंने बताया, स्लाइडेन ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होंगे, उनका जो शरीर बना होगा, पूरा शरीर वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार स्वान ने बताया कि जो जंतु होते हैं, एनिमल्स, उनका शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आगे इन दोनों साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट आपस में एक जगह मिले, इनके मत क्या थे दोनों के? एक से थे। बस अंतर क्या था? स्लाइडेन ने प्लांट्स के बारे में बताया था और स्वान ने एनिमल्स के बारे में बताया था। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर एक अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। क्या किया? स्लाइडेन और स्वान ने अपने एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन यही से आता है सबसे पहले कि कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब आता है इन्होंने अपने जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने क्या बताया था? तो उसमें इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक सेल से मिलकर बना होता है। क्या बताया इन्होंने? कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक सेल से मिलकर बना होता है। देखो, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा, क्या होगा? जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा, सिर्फ एक ही कोशिका होगी उस शरीर के अंदर, उसके शरीर के अंदर, वो जीव कहलाएंगे एक कोशिकीय। क्या कहलाएंगे वो जीव? एक कोशिकीय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं उनकी पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल होती है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल देख लेते हैं, अमीबा। क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु, इनका जो शरीर होता है सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। एक ही कोशिका में इनमें पाचन भी होता है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, सब कुछ जो होता है वो एक कोशिका के अंदर ही होता है। तो ऐसे जीव एक कोशिका जीव कहलाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अनेक सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनमें एक से अधिक सेल या अनेक सेल होगी, जिनका शरीर अनेक सेल या कोशिका से मिलकर बना होगा, इन्हें बोलते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, उनका उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण हम ही हैं। जो इंसान है, भैंस है, कुत्ता है, गाय है, ये सब क्या है? ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? बहुत सारी सेल्स से मिलकर क्या होता है? सबसे पहले सेल होती है, फिर सेल का जो ग्रुप होता है उससे बनता है टिश्यू। फिर जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह मिल जाएंगे तो उनसे क्या बनेगा? फिर बनेगी मसल्स मतलब मांसपेशियां। इन मांसपेशियों से मिलकर क्या बनेगा? एक अंग बनेगा, ठीक है। जैसे हाथ बन गया, पैर बन गया, सर, आंख, नाक, ये सब मिल गए। जब ये सब अंग एक जगह मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग तंत्र बन जाएगा। इसी अंग तंत्र को हम क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। तो क्या है? हम क्या है? हम है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। आगे आया प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। आगे क्या बताएंगे कोशिका सिद्धांत में कि जो प्रत्येक कोशिका होती है एक स्वतंत्र इकाई होती है। मतलब जो कोशिका होती है, सारे सिस्टम उसका अपना होता है।
सही है। वो रेस्पिरेशन अपना करती है, जो एटीपी बनाती है वो अपना बनाती है, ऊर्जा खुद बनाती है और खुद ही खर्च कर लेती है। ठीक है। लास्ट है केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि एक सेल के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक होता है। तो इन्होंने क्या बताया, स्नाइडर और स्वान ने इन्होंने ये बताया कि जो केंद्रक होगा सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो मुख्य कार्यकर्ता होता है। इसके अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, उस सब को जो कंट्रोल करता है, जो मॉनिटर करता है, वो कौन करता है, केंद्रक करता है। तो ये सब बातें हुई कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने। ठीक है। अब जब इन्होंने इतनी सब बातें बता दी तो लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि ये तो हो गया ठीक ठाक, हाँ भाई, कि जो एक सेल होगी उससे जो जीव बनेगा वो एक कोशिकीय होगा, जो बहुत सारी सेल होगी उनसे मिलकर बनेंगे बहुकोशिकीय जीव, और जो सेल होती है एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। लेकिन सवाल ये आने लगा मन में कि जो सेल है, कोशिका है, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है। इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए एक साइंटिस्ट आए, विर्चो। ठीक है। विर्चो ने अपना एक नया कोशिका सिद्धांत दिया जिसे वो विर्चो का कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है। इन्होंने क्या बताया, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित, पूर्व में कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है। पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे कोई सेल है, जैसे क्या है, ये सेल है, सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, इनमें विभाजन होगा। तो एक सेल से क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। ठीक है। ये होगी मतलब पहले से पूर्व में निर्मित सेल होगी। इसका इसमें जब डिवीजन होगा, इसमें विभाजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर इनमें डिवीजन होगा। ठीक है। दो से क्या बन जाएगी, चार सेल बन जाएगी। तो इसी प्रकार सेल में डिवीजन होता जाएगा और एक सेल से बहुत सारे सेलों का निर्माण होता चला जाएगा। ये बात किसने बताई, ये बात बताई है विर्चो महोदय ने। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया सुलझे का जीव द्रव्य सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा आंसर होता है सुलझे का। ठीक है। या ऐसा आ जाता है कभी कभी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी, ये जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी, तो वो दी थी सुलझे ने। इन्होंने कहा था कि जो सेल होता है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है जिसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है। इसे समझाते हैं, देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये माना ये है कोई, ये है सेल। ठीक है। ये क्या हुई, कोई सेल हुई। सेल के अंदर ये है, ये हुआ न्यूक्लियस, सेल के अंदर ये हुआ न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, इसके सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड भरा होता है इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होगा, इसे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या इसे बोलते हैं नाभिक द्रव्य या केंद्रक द्रव्य, इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है। विर्चो ने क्या, इसने सुलझो ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो है क्या बोला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन तीनों को मिलाकर, या ये बोलो न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोप्लाज्म को और ये साइटोप्लाज्म को, किस किस को, देखो
किस किस को? एक तो हुआ न्यूक्लियस, दूसरा हुआ साइटोप्लाज्म और तीसरा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म। इन तीनों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, जिन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा? जो शैल कोशिका होते हैं, प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होती है। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म हुआ, जब प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा क्या बोलेंगे? उसे एक पिंड बोलेंगे, जिसमें एक केंद्रक होता है। इसमें एक केंद्रक होता है, ये दिया था सोल्जर ने। ठीक है, तो पता चला प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होगा? न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से। ठीक है, किससे मिलकर बनेगा? जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो किस किस से मिलकर बनेगा? प्रोटोप्लाज्म जो होगा, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इन तीनों से मिलकर बना होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सुल्जे महोदय ने। ठीक है, आगे एक सिद्धांत आता है स्ट्रासबर्गर। ठीक है, आगे के साइंटिस्ट आए स्ट्रासबर्गर ने ये बताया कि जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये जो कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये क्या करता है? जेनेटिक ट्रांसफर का कार्य करता है। जेनेटिक ट्रांसफर का मतलब क्या है? मतलब जेनेटिक का मतलब आनुवंशिक स्थानांतरण का कार्य करता है। आनुवंशिक स्थानांतरण का कार्य करता है। आनुवंशिक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े रहते हैं। इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है? एक मिनट इधर समझा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो सेल होती है, सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक। देखो, ये कोई सेल है, ये सेल का सेंटर पॉइंट है। सेल के सेंटर पॉइंट में ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े रहते हैं। इनको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इनको? गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं गुणसूत्र पर क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉइंट लगे होते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट लगे रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जीन्स। इनको क्या बोलते हैं? जीन्स। ठीक है, जीन्स पर क्या होता है? डीएनए, आरएनए ये सब लगे रहते हैं। तो जीन्स क्या है? जीन्स है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। ये क्या है? जीन्स क्या है? ये आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो हमारा आंसर होगा जीन्स। जीन्स को आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रासबर्गर थे उन्होंने बताया था जो केंद्रक होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। ठीक है, किस प्रकार करता है आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान? देखो, हमने बताया है कि एक सेल के डिवीजन से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी। ठीक है, जब एक से इस सेल का डिवीजन होगा, इससे 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी। तो इसमें जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। जब इसका डिवीजन होगा, जो इसमें सूचनाएं हैं, जो लक्षण इसमें है, वही इससे आगे बनने वाली जो कोशिका होगी उनमें वही लक्षण होंगे, फिर उनके लक्षण उससे आगे वाली कोशिकाओं में वही होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि जब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी और पापा,
उनके जो लक्षण होते हैं मम्मी के और पापा के, वो मिक्स होकर हम में आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? वो इसी किसके द्वारा आते हैं? इसी न्यूक्लियस के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? इस ट्रांसफर ने बताया केंद्रक जेनेटिक ट्रांसफर का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आए फ्लेमिंग महोदय। फ्लेमिंग महोदय ने क्या बताया? 1880 में गुणसूत्रों का पता किया। ठीक है, जो मैंने बताया कि इसके जो नाभिक है, नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी खोज किसने की? इनकी खोज की गुणसूत्रों का पता लगाया फ्लेमिंग ने। ठीक है, गुणसूत्रों का पता किसने लगाया? फ्लेमिंग ने। और इनका नाम जो गुणसूत्र दिया, नामकरण किया है वायलेयर ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरल कॉम्पिटिशन में कि गुणसूत्रों का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो हम लिखेंगे गुणसूत्रों का पता लगाया फ्लेमिंग ने। और गुणसूत्रों का नामकरण, मतलब ये कोई जो ये थे फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने ये बताया था कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये कोई सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इस ट्रांसफर ने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होगा इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है। धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इन धागेनुमा संरचना का कार्य होता है आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ये बताया था फ्लेमिंग ने 1880 में। फिर इसके बाद साइंटिस्ट आए वायलेयर। ठीक है, जो ये वायलेयर थे, जो साइंटिस्ट थे वायलेयर, इन्होंने वायलेयर ने इन धागे जैसी संरचना का, ये जो धागे संरचना है, इनका नाम वायलेयर ने क्या रखा? वायलेयर ने इनका नाम दिया गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र का मतलब गुणों का सूत्र। जो गुण हम में आते हैं किसके द्वारा आते हैं? माता पिता के जो गुण होते हैं वही हम में आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। तो इनका पता किसने लगाया? गुणसूत्रों का कि धागे में संरचना होती है, वो लगाया फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने बताया कि धागे में संरचना होती है जिनमें आनुवंशिक सूचनाओं के आदान प्रदान होता है, वो बताया फ्लेमिंग ने। और इनका नाम किसने किया? नामकरण किया वायलेयर ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, एक अपवाद होता है जो सेल, अब तक हमने पढ़ी, हमने बताया था कि सेल कोई लिविंग जो होते हैं, जीवित जो प्राणी होते हैं उनमें या तो कोई एक सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कहते हैं एक कोशिका, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। या जो जीव होते हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब का एक अपवाद है। क्या है? इन सब का एक अपवाद है, वो है वायरस। वो है वायरस। वायरस का नाम सुना ही होगा आपने, जैसे अब चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19। ठीक है, जो कोरोना जो ये वायरस होता है, विषाणु होता है, इसका क्या है? ये कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं। ठीक है, जो कोरोना ये वायरस होता है वो कंप्लीट एक सेल भी नहीं होती, ये अपूर्ण सेल होती है। ये क्या होती है? जो वायरस होता है ये एक अपूर्ण कोशिका होती है। अपूर्ण कोशिका होती है। अपूर्ण कोशिका क्यों होती है? ये इसलिए होती है, ये सबसे पहले मतलब सबसे प्राचीन जीव होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या होंगे? प्रिमिटिव या प्राचीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये होते हैं सबसे प्राचीन ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जो सेल पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इसीलिए इनकी जो है ये कंप्लीट एक सेल की भी स्ट्रक्चर नहीं होती। और जो विषाणु है, विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने, ठीक है, इनको बोलते हैं सर इवानोवस्की। सर की उपाधि दी जाती है, जो कोई अच्छा कार्य करता है उन्हें दी जाती है सर की उपाधि। ठीक है, तो विषाणु की जो खोज की थी वो की थी सर इवानोवस्की ने। और जो विषाणु होते हैं वो कंप्लीट एक सेल भी नहीं होते हैं, मतलब ये एक कोशिकीय भी नहीं होते हैं, ये अपूर्ण कोशिकीय होते हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर था जो सेल बायोलॉजी, ठीक है, और सेल बायोलॉजी
यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करा चुका हूँ। आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर में हम जो सेल के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर छोटे छोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी संरचना कैसी होती है, वे सेल में कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी खोज किसने की थी, ये सब करेंगे हम आगे के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहीं पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।